नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक काव्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि काव्य क्लासेज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा है। उसी मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए काव्य क्लासेज ने एक नवाचार किया है, जिस नवाचार के अंदर आपको मेरे द्वारा हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के अध्ययन में हमारी जो क्लासें हैं वो भाषा से प्रारंभ होकर भाषा पार्ट से प्रारंभ होकर लोकोक्तियों और मुहावरों तक विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। तो आप मेरे साथ बने रहें काव्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहली पहली कक्षा है, उसके अंदर हम हिंदी व्याकरण से पहले भाषा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि व्याकरण का अध्ययन करने से पहले हिंदी भाषा है तो भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी आवश्यक है। तो पहला ही अध्याय है, पहला पार्ट है, वो हमारा भाषा पार्ट है। मैं आगाज कर रहा हूं भाषा पार्ट का। सबसे पहले भाषा शब्द है। भाषा शब्द है किस प्रकार बना है, शाब्दिक विच्छेद। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार बना है। शब्द है, शब्द के अंदर या तो उपसर्ग प्रत्यय शब्दांशों का प्रयोग होता है या धातुएं होती है। तो भाषा शब्द है, भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया। अगर हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो हम धातु धातु कहेंगे, और अगर संस्कृत का अध्ययन नहीं करके हम हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं तो धातु की जगह क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भाषा शब्द है, इस शब्द के अंदर भाष धातु है, धातु तो है भाष, और भाष का अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और भाष का अर्थ बोलना होता है। बोलना बोल दो, विचार प्रकट करना बोल दो, विचारों का आदान प्रदान करना बोल दो, चाहे विचार प्रकट करना बोल दो, चाहे विचारों का आदान प्रदान करना या विचारों का संप्रेषण करना। संप्रेषण करना एक ही बात है। ये तो हो गया शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक उत्पत्ति हुई है, शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद के बाद में अगर परिभाषा की बात करूं तो मनुष्य जिस साधन द्वारा, ध्यान रहे भाषा एक साधन है, पीछे प्रश्न पूछा भी गया है, निम्न में से भाषा है, 4 विकल्प बना देंगे आपको। ए में दे देंगे साधन है, ए में दे देंगे शब्द शास्त्र है, स में दे देंगे नियामक है, और द में कोई और दे देंगे। मान लो जैसे दे दिया आत्मा है, शरीर है। तो भाषा क्या है, एक साधन है। यानी मनुष्य जिस साधन द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, साधन या माध्यम द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, भाषा कहलाती है। विचार प्रकट करना बोल दो, चाहे चाहे विचारों का संप्रेषण करना बोल दो, चाहे विचारों का आदान प्रदान करना। यानी विचार प्रकट करने का साधन ही क्या है, भाषा है। उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है, भाष का अर्थ बोलना होता है। उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी है तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर तैयारी कर रहा है, तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि भाषा पर अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है। भाषा की अनेक विद्वान है, वो भाषा पर उन्होंने अपने अपना मत प्रकट। अधिकांशतः विद्वान है वो पाश्चात्य देश के थे, लेकिन भारत के 2 विद्वान है, उन्होंने भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या मैं मान सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भाषा की परिभाषा दी है। एक तो व्यक्ति का नाम है, वो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। दूसरे व्यक्ति का नाम है स्वामी स्वामी विवेकानंद। विवेका स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने भाषा की परिभाषा दी है, और एक आपको बता दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी कहा है, और स्वामी विवेकानंद ने भी परिभाषा दी है। मौखिक बता रहा हूं मैं परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, प्रश्न बनते हैं। पहले बात कर रहा हूं मैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि भाषा ही वह साधन है
जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करता है, मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करता है। महात्मा गांधी ने परिभाषा दी है कि भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करता है। स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा दी है कि जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, खाद क्या कार्य करती है पेड़ पौधों के जीवन में? पेड़ पौधों की उन्नति करवाती है, उनकी ग्रोथ करवाती है। तो जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है। पशु पक्षियों वाली परिभाषा तो है महात्मा गांधी की, और पेड़ पौधों वाली परिभाषा दी है स्वामी विवेकानंद। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा है? तो ये प्रश्न है, ये इस परिभाषा से उठ के आया था। अभी जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने भाषा को क्या कहा? भाषा को खाद कहा। शाब्दिक विच्छेद देख लिया हमने, दास धातु से बना है, बोलना अर्थ होता है। परिभाषा देख ली, साधन होता है भाषा, एक विचार प्रकट विचारों को आदान प्रदान करने का या विचार संप्रेषण करने का साधन होता है। उसके बाद हमने दो विद्वानों की परिभाषा देख ली, महात्मा गांधी की और स्वामी विवेकानंद की परिभाषा देख ली। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा के अध्ययन में ध्वनि सबसे प्रारंभ का अध्ययन होता है। यानी हम जब भी भाषा भाषा प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ध्वनियों की जानकारी लेती हैं। तो भाषा के अध्ययन में ध्वनि सबसे प्रारंभ का अध्ययन होता है, और इसीलिए ध्वनि को क्या कहा जाता है? मूलाधार माना गया है। ध्वनि को क्या माना गया है? भाषा का मूलाधार माना गया है। मूलाधार माना गया है ध्वनि को, यानी भाषा का मूल आधार है वो कौन है? ध्वनिया है भाषा का मूल आधार। भाषा के अध्ययन में ध्वनि सबसे प्रारंभ का अध्ययन है, और ध्वनि को सवन भी कहा जाता है। सवन शब्द बना है, ध्यान रखना, तू प्लस अन, इस शब्द के अंदर जन संधि है, जन संधि। ध्वनि का दूसरा नाम है वो है सवन। तू का अर्थ होता है सुंदर, नय का अर्थ होता है आकृति, और नय का अर्थ होता है नहीं। सुंदर तो है परंतु आकृति नहीं है इसकी, सुंदर परंतु आकृति रहित। यानी ध्वनि है ना, इसको लिखा नहीं जा सकता, केवल बोला जा सकता है। लिखते ही ये सब वर्ण बन जाएगा, लिखते ही ध्वनियों को लिख देंगे तो या तो वर्ण बन जाएगा या शब्द बन जाएगा। तो ध्वनियां हमेशा ही मौखिक होती है, इसी कारण कहा गया सुंदर परंतु आकृति रहित। मूलाधार माना गया है। ध्वनि शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा से बना है ध्वनि शब्द। ध्वनि शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी से बने। ग्रीक भाषा में इसको फोनोलॉजी या फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स या फोनोलॉजी। ध्वनि शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है, परंतु फोनेटिक्स या फोनोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? सुनना। जिसका अर्थ होता है सुनना। यानी ध्वनि है, ये या तो बोली जाती है या सुनी जाती है। अगर मुझे विचार प्रकट करनी है तो मैं बोलूंगा, अगर आपको विचार ग्रहण करनी है तो आप सुनोगे। मौखिक होती है या तो बोलकर या सुनकर। ये ध्वनि है, और ये भाषा शब्द है भाषा की प्रारंभ की मुख्य मुख्य बातें हैं। भाष शब्द से बना है, भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है, विचार प्रकट करने, विचारों का आदान प्रदान करने का, विचार संप्रेषण करने का साधन होता है। महात्मा गांधी ने परिभाषा दी है, भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। विवेकानंद ने परिभाषा दी है, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है। सबसे प्रारंभ का अध्ययन है, दूसरा नाम है सवन, फोनेटिक या फोनोलॉजी। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुनना होता है। संस्कृत के अंदर ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि एक विज्ञान है, लेकिन संस्कृत के अंदर ध्वनि है वो विज्ञान है, लेकिन संस्कृत के अंदर ध्वनि विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संस्कृत के अंदर ध्वनि विज्ञान शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? शिक्षा शास्त्र शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्वनि विज्ञान बोल दो चाहे शिक्षा शास्त्र बोल। उसके बाद है भाषा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है भाषा, किस प्रकार शब्द बने हैं? तो भाषा के प्रकार है, 3 प्रकार होती है। पहली मौखिक, मुख प्लस इक से बना है। दूसरा प्रकार है लिखित, ये लिख प्लस इत से बना है। और तीसरा प्रकार है सांकेतिक, ये संकेत प्लस प्लस इक से बना है। आप एक कॉमन बात गौर कीजिए, मुख प्लस इक, लिख प्लस इत और संकेत प्लस इक, ये तीनों ही
प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। इक, इत और इक। ये मूल शब्द है। मुख्य क्या है? मुख्य एक शब्द है और संकेत भी क्या है? शब्द है। लेकिन लिख क्या है? लिख एक धातु है। मुख्य और संकेत तो शब्द है और लिख क्या है? धातु है। यानी मौखिक शब्द है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। सांकेतिक शब्द है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। और लिखित है, ये करदंत प्रत्यय का उदाहरण है। ये तो करदंत प्रत्यय का उदाहरण है और ये दोनों है, ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। बाद में बात करेंगे प्रत्यय पार्ट में। एक बार मैंने बता दिया, मुख प्लस इक से बना है। लिखित शब्द है, ये लिख प्लस इक से बना है। और सांकेतिक शब्द है, ये संकेत प्लस इक से बना है। 3 प्रकार की होती है भाषा। तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं। तीनों के अंदर अंतर बोल सकते हो आप, या तो अंतर बोल दो आप। तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं। मौखिक किसको कहा जाता है, लिखित किसको कहा जाता है और सांकेतिक किसको कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौखिक की। मौखिक है, इसे केवल उच्चारित भाषा कहते हैं। यानी जब हम केवल बोलकर विचार प्रकट करते हैं, केवल केवल बोलकर विचार प्रकट करते हैं, तो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। इसे उच्चारित कहते हैं। जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं, केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं, तो क्या कहलाती है? लिखित कहलाती है। और जब हम संकेतों के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं, तो क्या कहलाती है? सांकेतिक कहलाती है। पहली बात तो उच्चारित भी कहा जाता है, केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, केवल लिखकर और केवल संकेतों के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। दूसरी बात देखो, मौखिक भाषा इसको मुख्य भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा इसको मुख्य भाषा कहा जाता है। आप इस प्रकार याद रख सकते हो, मैं फॉर मौखिक और मैं फॉर मुख्य। मैं फॉर मौखिक, मैं फॉर मुख्य। मौखिक भाषा ये तो मुख्य भाषा है। लिखित भाषा है ये गौण भाषा है, भाषा का गौण प्रकार है। यानी मैं बोल सकता हूँ ये तो प्रधान है, ये अप्रधान है। मौखिक भाषा है, ये मुख्य भाषा है। कारण क्या है इसका? कि मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर व निरक्षर दोनों लोग कर सकते हैं। साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग इसका प्रयोग कर सकते हैं। साक्षर के लिए भी आवश्यक है, निरक्षर के लिए भी आवश्यक है। इसी कारण इसको मुख्य भाषा माना गया है। जबकि लिखित भाषा का प्रयोग है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, केवल साक्षर लोग कर सकते हैं। इसी कारण इसको क्या माना गया है? गौण भाषा माना गया। ये दूसरा अंतर है। एक मौखिक है ये मुख्य है और लिखित है ये गौण भाषा है। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है कि मौखिक भाषा है, यह परिवर्तनशील होती है। यानी स्थान विशेष पर जाकर ये बदल जाती है। हम यहाँ कौन सी भाषा बोल रहे हैं, थोड़ा आगे चलेंगे 25-50 किमी दूर, तो मौखिक भाषा है, उसके अंदर बदलाव दिखाई देगा हमें। तो ये तो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होती है। जबकि जबकि लिखित भाषा ये क्या होती है? अपरिवर्तनशील। क, ख, ग हिंदी भाषा के अंदर ऐसे ही रहेंगे, चाहे कहीं चले जाओ। लिखित भाषा बदलती नहीं, जबकि बोलने का लहजा बदल जाता है। तो मौखिक भाषा ये तो क्या है? परिवर्तनशील है और लिखित भाषा ये अपरिवर्तनशील। नेक्स्ट अंतर क्या है? मौखिक भाषा है, यह अस्थायी होती है। आज मैंने कितना बोला है, आज मैं याद रख सकता हूँ इसको, कल उससे नेक्स्ट दिन बोला गया, जो भी मेरे शब्द थे वो मेरे याद नहीं है लंबे समय तक। मौखिक चीज को याद नहीं रख सकता। लेकिन लिखित चीज है, वो हमारे पास स्थायी रहती है। हजारों सालों से हमारे पास शिलालेख है, प्रशस्तियां हैं, अनेक ग्रंथ है, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है। तो मौखिक भाषा ये क्या होती है? अस्थायी होती है। जबकि लिखित भाषा ये स्थायी होती है, तो इसको स्थायी भाषा भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट यानी चौथा अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भाषा के कौशल होते हैं 4। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं भाषा के कौशल। एक तो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल है भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों में से 2 कौशलों का प्रयोग तो मौखिक भाषा में किया जाता है
और 2 कौशलों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है। मौखिक भाषा है, अभी आपको बताया मैंने कि मौखिक भाषा है, उसके अंदर हमें या तो हम सुनेंगे या बोलेंगे। मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो 2 4 कौशल है, 4 में से सुनना और बोलना कौशलों का प्रयोग है। सुनना और बोलना कौशलों का प्रयोग है। ये कहाँ किया जाता है? मौखिक में। और पढ़ना और लिखना कौशलों का प्रयोग है। पढ़ना और लिखना कौशलों का प्रयोग है। ये कहाँ किया जाता है? लिखित के अंदर। 4 कौशलों में से 2 तो मौखिक भाषा में काम आएँगे, 2 लिखित भाषा में काम आएँगे। फिर भी ध्यान रहे, मैंने बोला है सुनना और बोलना। सुनना है, ये तो भाव ग्रहण करने का कौशल है और बोलना है, ये भाव प्रकट करने का कौशल है। इस प्रकार यही एक तो प्रकट करने का है, एक ग्रहण करने का। लिखना है, ये तो क्या है? लिखना क्या है? भाव को प्रकट करने का कौशल है और पढ़ना, ये भाव को ग्रहण करने का कौशल। 4 कौशल होते हैं, 2 का प्रयोग मौखिक में किया जाता है, 2 का प्रयोग लिखित में किया जाता है। नेक्स्ट अंतर देखिए, मौखिक भाषा ये सबसे सरल होती है और लिखित भाषा है ये सरल व कठिन दोनों होती है। बात करेंगे अभी। सबसे पहले तो सबसे सरल कौन-सी होती है? सबसे सरल होती है मौखिक, जबकि सबसे कठिन कौन-सी होती है? सबसे सबसे कठिन कौन-सी होती है? अगर मैं सबसे कठिन की बात करूँ, सबसे कठिन की बात करूँ तो सबसे कठिन कौन-सी होती है? सबसे कठिन सांकेतिक। तुलनात्मक अध्ययन हमने इन दोनों के अंदर किया। तीसरी ओर है, अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहली सबसे सरल कौन-सी होती है? सबसे सरल मौखिक भाषा होती है, क्योंकि बोलना आसान होता है। अनपढ़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबकि सबसे कठिन कौन-सी होती है? सबसे कठिन होती है सांकेतिक। सांकेत अपनी सुविधा अनुसार इनको तब और संकेत निश्चित न होने के कारण सबसे कठिन। अब इसकी बात करें तो ये सरल व कठिन दोनों होती है, क्योंकि जिसको लिखना आता है ना, उसके लिए तो क्या है? लिखित भाषा सरल है, जबकि जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए अपने आप में कठिन हो जाती है। तो ये सरल व कठिन है, दोनों है। लिखना आता है उसके लिए तो सरल है, अन्यथा कठिन। ये सबसे सरल होती है, ये सबसे कठिन होती है। उसके बाद देखो, इसमें केवल संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विदित रहे आपको, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग, तो ध्यान रहे, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग लिखित में किया जाता है। ये कै ध्वनि का चिन्ह है। ये क्या है? कै ध्वनि का चिन्ह है। ये ख ध्वनि का चिन्ह है। ये ए ध्वनि का चिन्ह है। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किसमें कर रहा हूं मैं? लिखित में। जबकि सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार है, आगे मुड़कर दाएं मुड़, आगे चलकर दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, जो भी है, ये क्या है? ये सांकेत चिन्ह है। तो सांकेत चिन्ह का प्रयोग तो किया जाता है और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग है वो हित के अंदर किया जाता है। और यह भाषा सांकेतिक भाषा है, ये दिव्यांग लोगों के लिए महत्वपूर्ण भाषा। जिन जिन व्यक्तियों के अंदर कोई शारीरिक विकार हो, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा। बहुत बार प्रश्न बने हैं। महत्वपूर्ण की बात करूं तो मुख्य भाषा कौन सी है? एक दो बार पूछा गया प्रश्न है कि मुख्य भाषा कौन सी है, तो मुख्य कौन सी होती है? मौखिक। एक बार ये भी पूछा गया गया था कि मौखिक मुख्य भाषा है, कारण बताइए, तो कारण क्या है? शिक्षित और अनपढ़, साक्षर और निरक्षर दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण। ये थे भाषा के प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद बात करें भाषा की विशेषताएं। नीट में हर बार, नीट परीक्षा के अंदर हर बार इस स्लाइड से एक प्रश्न बनता है, विधियों के अंदर बनता है। भाषा की विशेषताएं, सबसे पहली बात है, भाषा है वो अर्जित व्यक्ति है, वो जन्मजात नहीं है, जन्म लेते समय अपने साथ नहीं लाता भाषा। एक दूसरे को देखकर समाज से सीखता है, समाज से अर्जित करता है। तो भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जन्म से सबसे पहले बच्चा मम्मी का अनुकरण करता है, मम्मी उसको कुछ शब्द सिखा देती है, उसके बाद वो अभ्यास करता है,
अभ्यास निरंतर जारी रहता है। आज आज भी हमारा अभ्यास चल रहा है, मैं भी आज भी अभ्यास कर रहा हूँ आज तक, तो अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। तीसरा है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जब हम घर पर होते हैं तो अपने मम्मी मम्मी, माता-पिता का, उसके बाद अपने गुरुजनों का, उसके बाद पुस्तकों का अनुकरण करके सीखते हैं हम। सबसे पहला अनुकरण हम माता का करते हैं, इसी कारण माता को प्रथम अध्यापक कहा गया है या अध्यापिका। परिवार को प्रथम विद्यालय माना जाता है। अनुकरण द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। इसका मतलब है भाषा है वो बदलती रहती है, अंतिम स्वरूप में कभी नहीं जाएगी। तब्दीलियाँ होती रहती है, परिष्कृत होती रहती है, शोधन होता रहता है इनका। तो भाषा है वो अंतिम रूप नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा का स्वरूप है ना, वो कठिन से सरल की ओर होता है। कठिन से सरल की ओर होता है। सबसे पहले भाषा सरल लगती है। जैसे-जैसे हम इसका अभ्यास करते जाएँगे, जैसे-जैसे हम इसको पढ़ते जाएँगे, इसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित जाएँगे, वैसे-वैसे ये हमारे लिए सरल होती जाएगी। एक बार पुनः कह रहा हूँ मैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषा है, भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, कठिन से सरल की ओर होती है। उसके बाद है भाषा परिवर्तनशील। मैंने अभी बताया था आपको कि बदलती रहती है। अंतिम स्वरूप होता है, यानी अंतिम रूप कभी प्राप्त नहीं करती, परिवर्तन होती रहती है, सुधार होता रहता है, बदलती रहती है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप का मतलब होता है लिखने का एक निश्चित वर्ण होते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी मानती है, जैसे अगर मैं उदाहरण के ऊपर बात करूँ तो ये क्ष है, ये त्र है। इस क्ष को मैं लिख सकता हूँ कै प्लस थ, इस तरह को लिख सकता हूँ मैं त आधा त प्लस त्र। ये भी क्ष है, ये भी क्ष है, ये त्र है, ये भी त्र है। लेकिन माना ये जाता है, माना ये जाता है। ये दोनों क्या है? ये क्या है? मानक रूप है, मानक रूप। तो ये मानक स्वरूप होता है और भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज द्वारा सीखी जाती है। इसी कारण भाषा को क्या माना गया है कि सामाजिक प्रक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कठिन से सरल की ओर होती है और एक बेटा अर्जित संपत्ति है। ये तो पता ही है हमको कि हम अर्जित करते हैं, इसको जन्मजात नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, भाषा की विशेषताएँ मुख्यतः 8 विशेषताएँ हैं। इन 8 विशेषताओं को देखना, कठिन से सरल की ओर होती है, अर्जित संपत्ति है, अभ्यास द्वारा सीखते हैं, अंतिम रूप नहीं होता, अंतिम रूप नहीं होता भाषा का। नेक्स्ट बात करूँ, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताइए। बच्चा भाषा किस प्रकार सीखेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि बताइए, चाहे तो मैं भाषा सीखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलूँ या मैं इनको भाषा सीखने की योग्यताएँ बोलूँ, कितनी होती है? क्रम बताइए इनका, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या भाषा सीखने की योग्यता अगर पूछी जाए कितनी होती है, तो भाषा सीखने की योग्यताएँ होती है, सबसे पहली सबसे पहली होती है जिज्ञासा, दूसरी अनुकरण और तीसरा होता है अभ्यास अभ्यास। इन 3 भाषा क्यों? कोई भी कार्य करने की योग्यताएँ होती हैं, 3 ही कारण होते हैं। जिज्ञासा होती है, अनुकरण होता है और अभ्यास होता है। बात करें भाषा की, सबसे पहले बच्चा जब 8, 10, 12 महीने का होता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे है उसको अपने से बड़ों का अनुकरण करने की आदत होती है। वो जूते हैं, सैंडल है, चप्पल है, ये अपनी नहीं पहनते, अपने पापा या बड़े भाई की पहनता है। वो हमारे होठों की तरफ देखता है, भी ये तो बोल रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा। उसको हमारे होठों को हिलते हुए देखकर या हमारे उच्चारण को देख के उस मन में एक बात आती है कि मैं भी बोलना सीखूं, वो कोशिश करने लग जाता है। तो ये यहाँ तक उसके अंदर क्या उत्पन्न हुई? जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपको अब जिज्ञासा ही उत्पन्न हुई है कि हम सीखें, हिंदी पढ़े, तभी तो आप हिंदी की कक्षा ले रहे हो। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई? जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। अब जैसे ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसकी माता समझ जाती है कि बच्चा है वो अब बोलना सीखेगा। तो माता है वो अपने बच्चे को कोई शब्द उच्चारण करना सिखाती है कि बेटा पापा बोल दे, दादा बोल दे, पापा बोल। अब
अब क्या है कि बच्चा है वो माता का अनुकरण कर रहा है, माता के होठों की तरफ देख रहा है, अपने होठ फड़फड़ा रहा है, उससे बोला नहीं जाएगा। 5-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद वो क्या करेगा, माता का अनुकरण करके एक दिन ऐसा आएगा कि वो पापा या दादा शब्द बोल देगा। उसने क्या किया? अनुकरण किया। क्या किसका? माता का अनुकरण। इसी कारण माता को मैंने बताया था प्रथम अध्यापक माना गया है। अनुकरण करने के बाद अनुकरण करने के बाद अब उसको पता चल गया कि पापा शब्द बोल दिया, मम्मी तो चाहती है कि आज हिंदी सिखा दूँ बेटे को सारी, लेकिन उसको पता है कि अब ये और खून पिएगी। वो क्या करता है, मम्मी को इग्नोर करके अब वो उस शब्द का अभ्यास करेगा। अब बच्चा एक जगह बैठा है या लेट रहा है, उसके पास से कोई पूछेगा तो वो अचानक अपने आप बोलेगा पापा। अब वो क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। तो ये है भाषा सीखने की योग्यता। सबसे पहले अनुकरण और ये जिज्ञासा। जिज्ञासा के बाद माता का अनुकरण करना पड़ता है और अनुकरण के बाद क्या होता है? अनुकरण के बाद अभ्यास। उसके बाद है भाषा सीखने का क्रम। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कोर्ट में इनको बोलते हैं सुबोपल्ली। वो है यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये भाषा सीखने का वैज्ञानिक क्रम है। सुनना, बोलना। ये वैज्ञानिकरण ये दिया हुआ है फ्रोबेल नाम के वैज्ञानिक का। किसका दिया हुआ है? फ्रोबेल का। विधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक क्रम है। फ्रोबेल नामक विद्वान ने दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी ने क्या किया? सुनना, बोलना और पढ़ना लिखने का क्या कर दिया? लिखना और पढ़ना। अंतिम 2 जो क्वेश्चन है उनका इन्होंने क्रम चेंज कर दिया। सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना था, पढ़ना लिखने का क्या बना दिया? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बना दिया। अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो ये रहा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और फ्रोबेल के अनुसार पूछे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सर्वमान्य है। सभी विद्वान इसको सर्व सर्वमान्य मत है फ्रोबेल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर हम एक तो भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे हिंदी भाषा की, एक हिंदी भाषा है उसकी संवैधानिक उत्पत्ति देखेंगे, राजनीतिक उत्पत्ति बोलते हैं जिसको, एक ऐतिहासिक उत्पत्ति देखेंगे। भौगोलिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक उत्पत्ति देखेंगे। क्लास लंबी हो चुकी है काफी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हिंदी भाषा की उत्पत्तियां देखेंगे। आपने मुझे सुना, मनन किया। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं विकास रख सकता अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।